हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, इसको हिंदी में कहा जाता है सत्ता की साझेदारी। अब देखिए यहां पर हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या समझाना चाहता है एनसीईआरटी, या फिर जो एग्जाम होंगे उसमें क्या मेन एक तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए चैप्टर का नाम आप देखिएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, यानी जो सरकार होता है, जिसको कि हमारा जो भारत सरकार है या फिर जो राज्य सरकार है या फिर किसी और देश की सरकार है, उसके पास जो ताकत है, राजनीतिक ताकत, उसमें सभी लोगों को हिस्सेदार बनाना। क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्यों जरूरी होता है, अगर हम नहीं बनाते हैं तो क्या परेशानी हो सकती है, इन चीजों को यहां पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो राजनीतिक ताकत है, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पावर जो है, उसमें सभी लोगों को भागीदार हमें क्यों बनाना चाहिए, या फिर ये अच्छा क्यों है। हो सकता है कि आपको मन करता हो कि नहीं नहीं सब लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए, तो आपको एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये क्यों जरूरी है। अब देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कई चीजें। सबसे पहले तो हम दो देशों को कंपेयर करके देखेंगे कि एक देश जहां पर सत्ता की साझेदारी की गई, जो कि है बेल्जियम, वहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और एक देश जहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं की गई, जो माइनॉरिटी होते हैं यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको सत्ता में भागीदार नहीं बनाया गया, उनको अधिकार नहीं दिए गए। कैसे अधिकार नहीं दिए गए? जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी करने जाएगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, आपके भाषा को सरकार मान्यता नहीं देगी। इस तरीके से भेदभाव किया गया लोगों के साथ। तो ऐसा करने पर उस देश के साथ क्या बुरा हुआ या फिर वहां पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कौन सा देश है? श्रीलंका। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों देशों ने अपने देश में डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया, यानी कि अलग अलग जो समुदाय के लोग रहते हैं उनको मैनेज क्यों किया, उसके कैसे किया। उसके बाद देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है या फिर क्यों होना चाहिए, और उसके बाद देखेंगे कि किस किस तरीके से हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आ जाता है बेल्जियम। बेल्जियम और श्रीलंका, दो देशों का हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेल्जियम को देख लेते हैं। अब देखिए बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम एक तरीके से ऐसा देश नहीं है जहां पर सिर्फ एक समुदाय के लोग रहते हैं, यानी एक कम्युनिटी के नहीं बल्कि कई अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, बेल्जियम यूरोप का एक देश है, आपको पता भी होगा अगर आपने नाम सुना होगा तो। और इसका साइज एरिया के हरियाणा से आप कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हरियाणा से कुछ छोटा ही है। और इसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ के आसपास, यानी हरियाणा से लगभग आधी। ये इसका साइज है। अब यहां पर आप बेल्जियम का मैप देख सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग इलाके दिखाए गए हैं, उनकी बात यहां पर करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को। एथनिक कंपोजिशन, एथनिक इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो सिंपली कहें तो जाति इसको हम कह सकते हैं, लेकिन जो जाति आप यहां पर भारत में सुनते हो उस जाति की सिर्फ बात नहीं हो रही है। एथनिक कंपोजिशन यानी कि एथनिक ग्रुप आप सुनते होंगे वर्ड। एथनिक ग्रुप होता है जैसे एक भाषा बोलने वाले लोगों को हम एक तरीके का एथनिक ग्रुप कह सकते हैं, एक धर्म मानने वाले लोगों को हम एक एथनिक ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर एक कल्चर मानने वाले लोगों को हम एक एथनिक ग्रुप बोल सकते हैं। यानी कोई भी पैमाना हो सकता है जिसमें कि हम किसी भी एक समुदाय को बांध सके, उसको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। अब यहां पर एथनिक कंपोजिशन की बात की जा रही है, यानी कि किस समुदाय के कितने लोग कहां पर रहते हैं। अब यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर इस कंपोजिशन को, तो ये जो बेल्जियम है यहां पर 59% की आबादी है डच भाषा बोलने वाले लोगों की, डच भाषा बोलने वाले लोगों की। अब इसके बाद 40% आबादी है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की। इसके बाद 1% आबादी है जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की। अब देखिए यहां पर इसका यह मतलब नहीं हो गया कि सिर्फ यही लोग बेल्जियम में रहते हैं, इनके अलावा दूसरे लोग भी रहते हैं, दूसरे जैसे इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते हैं, या फिर दूसरे कम्युनिटी से दूसरे देश से आए हुए लोग भी रहते हैं, लेकिन वो काफी कम संख्या में है, इसलिए उनको काउंट यहां पर नहीं किया गया है। अब देखिए यहां पर ये सिर्फ इस तरीके से कम्युनिटी का विभाजन नहीं है, बल्कि जब आप मैप देखिएगा तो मैप में आपको पता चलेगा कि यहां पर जो ये कम्युनिटी के लोग हैं ये अलग अलग इलाके में भी रहते हैं।
यानी कि जैसे ये जो पीला वाला आप इलाका देख रहे हैं मैप में, ये पीला वाला है फ्लेमिश रीजन। अब ये फ्लेमिश रीजन में कौन रहते हैं? डच लोग रहते हैं। अब यहां पर देखिए लाल वाला जो इलाका है ये कौन सा है? ये वेलोन रीजन है या फिर वेलोनिया रीजन है, जहां पर कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद यहां पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन यहां पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अब यहां पर एक और चीज देखिए कि ये जो बीच में आप ये छोटा सा देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये कैपिटल है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। अब देखिए यहां पर क्या परेशानी हुआ? पहला तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनके बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाए। फिर ये अलग अलग इलाके में रहते हैं, यानी कि एक समुदाय इधर रहता है, एक समुदाय इधर रहता है, तीसरा इधर रहता है, और इसके बाद एक सेंटर में कैपिटल है, वहां का कंपोजिशन और अलग है। कंपोजिशन अलग कैसे? तो यहां पर हमने क्या देखा कि देश में बहुमत में कौन है, यानी मेजोरिटी में कौन है? तो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वो 80% है, और मात्र 20% डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब देखिए यहां पर ये तो चीज हो गई कि चलो ठीक है, अलग अलग कास्ट अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम उससे नहीं है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। प्रॉब्लम देखिए कई तरीके से आई। जैसे ये जो फ्रेंच भाषी लोग थे, ये संख्या में तो कम थे पूरे देश में, लेकिन ये काफी अमीर हुआ करते थे। मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि अब गरीब हो गए हैं, लेकिन अमीर हैं, और इसके साथ ये काफी पावरफुल भी है। अब देखिए यहां पर जो डच भाषी लोग हैं, ये पूरे देश में तो मेजोरिटी में है, काफी बड़ी संख्या है इनकी, लेकिन इनके पास उतनी पावर नहीं है, उतना एक तरीके से ये अमीर नहीं है, वीक हैं, ये काफी गरीब हैं, और इनका बाद में जाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, यानी बाद में जाकर इनको शिक्षा मिला, जॉब मिला, अमीरी आई, ये सभी चीजें। और इसी चीज की वजह से, यानी जो कम्युनिटी में एक तरीके से डिवीजन है, अमीरी गरीबी या फिर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में 1950 से लेकर 1970 तक लगभग काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, काफी लड़ाई झगड़े हुए थे। ये हमने बेल्जियम की स्थिति देख ली। एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देता हूं। शॉर्ट में देखिए यहां पर कई कई कम्युनिटीज रहते हैं। पहला डच हो गए, दूसरे फ्रेंच हो गए, तीसरे जर्मन हो गए, जो कि मेन यहां पर हैं। डच 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन 1%। डच रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, यानी कि जो येलो कलर में है। फ्रेंच रहते हैं कहां पर? रेड वाले रीजन में, जिसको कि वेलोनिया रीजन कहते हैं। और इसके साथ ही जर्मन रहते हैं इस साइड वाले इस पोर्शन में। अब देखिए ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ये लोग यही रहते हैं, ये लोग आपस में दूसरे इलाके में रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी की यहां पर बात की जा रही है। इसके अलावा कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में 80% फ्रेंच हैं, 20% डच हैं। फ्रेंच लोग जो हैं वो अमीर हैं और पावरफुल हैं, लेकिन संख्या में कम हैं। डच लोग संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन गरीब हैं और काफी कमजोर हैं, और इनके बीच में इस वजह से झगड़े भी काफी हुए। ये हमने देख लिया बेल्जियम की स्थिति, कि बेल्जियम की क्या स्थिति थी। अब देखिए यहां पर इसी के साथ दूसरे देश की हम बात कर लेते हैं, श्रीलंका की। श्रीलंका, आपको पता होगा कि श्रीलंका कहां है, कौन सा कंट्री है, क्योंकि यह हमारा एक तरीके का पड़ोसी है। आपको पता होगा श्रीलंका के बारे में बहुत सारी बातें। अब देखिए श्रीलंका जो है एशिया में एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड कंट्री का कहने का क्या मतलब है कि इसका सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगता है, चारों ओर समुद्र है, आइलैंड कंट्री है। और ये तमिलनाडु के कोस्ट से, तमिलनाडु के किनारे से कुछ किलोमीटर दूर है, और यहाँ का पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है। और ये श्रीलंका का आप यहां पर मैप देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं। एथनिक कंपोजिशन, एथनिक ग्रुप क्या होता है, एथनिक क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, यह हमारा भारत से तो बिल्कुल लगा हुआ है। आपको पता है कि भारत में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, भारत में कितने ग्रुप या फिर कितने धर्म या फिर कितने जाति के लोग रहते हैं, कितने भाषा बोली जाती है। बिल्कुल उसका प्रभाव यहां पर भी देखने को मिलता है। अब सिर्फ यहां पर नहीं, बल्कि इंडिया के अगल बगल जितने देशों में आप जाइएगा वहां पर आपको यही चीज देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या स्थिति है? यहां पर कई सारी कम्युनिटीज रहती हैं। इसमें से मुख्य कम्युनिटीज 2 हैं, 2 मुख्य कम्युनिटीज हैं। पहला तो सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग, और दूसरे तमिल भाषा बोलने वाले लोग। अब देखिए यहां पर जो सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 74%, 74%। और ये ज्यादातर मोस्टली करीब 90-95% इसमें से लोग जो हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं।
अब ये देखिए तमिल भाषी जो लोग हैं इनकी संख्या है 18% है इनकी संख्या, और इसमें हिंदू भी आ जाते हैं, मुस्लिम भी आ जाते हैं और दूसरे जैसे क्रिश्चियन भी आ जाते हैं और भी धर्म के लोग भी आ जाते हैं। अब देखिए ये जो तमिल हैं इनमें भी दो तरीके का विभाजन है, दो ग्रुप्स हैं। पहला तो श्रीलंकन तमिल हो गए, यानी कि जो वहां के मूल निवासी हैं, यानी श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। मूल निवासी कहने का मतलब उनके पूर्वज वगैरह सभी सदियों से वही के रहने वाले हैं और वो तमिल भाषा को बोलते हैं। और दूसरा ग्रुप हो गया इंडियन तमिल। इंडियन तमिल कहने का क्या मतलब है कि वैसे लोग जो यहां से जाकर श्रीलंका में बसे। कब बस गए? जब अंग्रेजों का शासन था तो श्रीलंका में काम करने के लिए भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को ले जाया गया था वहां। तो ये लोग जो हैं उन मजदूरों के जो वंशज हैं जो कि आज वहां पर रह रहे हैं, या फिर आज भी मान लीजिए आप जाते हैं और श्रीलंका में जाकर बस जाते हैं और वहां पर तमिल भाषा बोलते हैं, तो आप क्या हो गए? आप एक तरीके के इंडियन तमिल हो गए। तो यही चीज जो यहां पर इंडिया से जाकर वहां पर बसे हैं, दो ग्रुप्स हो गए। अब देखिए इसके अलावा क्रिश्चियन धर्म को भी फॉलो करने वाले लोग हैं, और ये जो क्रिश्चियन धर्म को बोलने वाले लोग हैं इनकी संख्या है 7%, और ये दोनों भाषा बोलते हैं, यानी कि इनमें से कुछ लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, इनमें से कुछ लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ की स्थिति जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर देखिए इस मैप में देख सकते हैं कि जो येलो वाला रीजन है, येलो पूरा मैप में, ये सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों की एक तरीके का इलाका है। या फिर इसके बाद देखिए जो लाल रंग में देख रहे हैं, ये श्रीलंकन तमिल का इलाका है, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और तमिल भाषा बोलते हैं उनका इलाका। और ये जो डार्क रेड में देख रहे हैं या फिर जो कत्था कलर हम कहते हैं उसमें देख रहे हैं, ये जो पैचेस आप देख रहे हैं ये आपके इंडियन तमिल का इलाका है, यहां पर इंडियन तमिल्स रहते हैं। इसके बाद देखिए ये जो धब्बे 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 आप यहां पर पूरा देख रहे हैं, ये मुस्लिम्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी कंट्री जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से डाइवर्सिफाइड है, वहां पर अलग अलग कम्युनिटीज हैं और अलग अलग तरीके से वो रहते हैं। अब देखते हैं कि यहां पर हमने ये तो देख लिया कि दोनों देश, हमने क्या देखा कि श्रीलंका में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ बेल्जियम में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और यहां पर इनको अगर देश को चलाना है तो कुछ ना कुछ उपाय लाना होगा जिससे कि देश को चलाया जाए। तो दोनों देशों ने अपने देश में डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया या फिर कैसे हैंडल किया, इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में क्या किया गया? श्रीलंका में किया गया कि जो बहुमत में लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, उनकी बात को थोपने की कोशिश की गई या फिर उनका अधिकार बनाने की कोशिश की गई। कैसे? तो श्रीलंका में हमने क्या देखा था कि 74% जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है? सिंहली भाषा बोलती है। तो सिंहली भाषा को एक तरीके से इस भाषा के बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी, वैल्यू दिया जाने लगा, इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, बाकी लोगों की बातों को इग्नोर किया जाने लगा। इसके साथ साथ हमने एक और चीज देखा था कि जो 74% पॉपुलेशन है जो कि सिंहली भाषा बोलती है वो मोस्टली बौद्ध धर्म को अपनाती है। तो सरकार ने बौद्ध धर्म को सपोर्ट भी शुरू कर दिया, उसको संरक्षण यानी कि उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन भी देना शुरू कर दिया, उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ? उससे जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, जैसे ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, उनकी बातों को दरकिनार किया गया। यह वहां पर हुआ। अब ये कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, उसको हम देखते हैं। देखिए 1948 में फ्रीडम मिला था श्रीलंका को, यानी हमसे 1 साल बाद। अब देखिए 1948 में फ्रीडम मिला तो उसके बाद जैसा इंडिया में प्रोसेस चला कि भाई हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना सरकार बनाएंगे, अपना सिस्टम बनाएंगे, वही चीज श्रीलंका में भी हुआ। लेकिन जब श्रीलंका में यहां पर यह काम किया जाने लगा, यानी सरकार बनाने का, सिस्टम बनाने का, पूरा तंत्र बनाने का काम किया जाने लगा, तो वहां पर क्या किया गया? वहां पर किया गया कि देखिए यहां पर सिंहली भाषा को एक तरीके से इंपॉर्टेंस दिया गया, बाकी लोगों को दबाया गया। तो 1956 में क्या किया गया? एक कानून लाया गया। 1956 में कानून लाया गया कि जो सिंहली भाषा है, जो सिंहली भाषा है, सिर्फ वही राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए यहां पर भारत की बात करें तो भारत का कोई एक तरीके से राजभाषा नहीं है। यहां पर देखिएगा तो यहां पर 22 भाषाओं को भारत सरकार मान्यता देती है, सभी लोगों, सभी भाषाओं को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन वहां पर क्या किया गया? वहां पर हमने देखा कि लोग सिंहली भी बोलते थे, तमिल भी बोलते थे, लेकिन तमिल जो लोग थे, तमिल भाषी लोग जो लोग थे, उनको इग्नोर कर दिया गया पूरी तरीके से और सिंहली को देश का राष्ट्रभाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया।
अब देखिए, जब सरकार चलने लगी, सरकार के लिए बहाली होने लगा, लोगों को नौकरी पर रखा जाने लगा, या फिर स्कूल कॉलेज खुल गए, वहां पर एडमिशन होने लगा, तो वहां पर भी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपनाई गई। यानी कि ऐसा किया गया कि जो सिंहली भाषी जो लोग हैं सिर्फ वही वहां पर जाकर सरकारी नौकरी करेंगे। ऐसा नहीं कि रोका गया बाकी लोगों को, लेकिन वहां पर सिंहली भाषी लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता था। यानी दो लोग आते हैं, एक सिंहली भाषा बोलता है, एक तमिल भाषा बोलता है, तो सिंहली वाले को नौकरी मिल जाएगी, तमिल वाले को हटा दिया जाएगा। इस तरीके से, जैसे कि यहां पर वही चीज है कि अगर आप यूनिवर्सिटी एडमिशन में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो वहां पर अगर आप सिंहली भाषा बोलते हैं तो उनको आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप तमिल भाषी हैं और ये काम के लिए जाते हैं, जैसे जॉब लेने जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही कानून में यह प्रावधान भी लाया गया कि जो सरकार है वो बुद्धिज्म को, यानी कि बौद्ध धर्म को प्रिजर्व करेगी और साथ में प्रोमोट करेगी, यानी उसको बढ़ावा भी देगी, इसके साथ साथ उसका संरक्षण भी करेगी। संरक्षण कहने का क्या मतलब होता है? जैसे हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यहां पर अगर किसी मंदिर को तोड़ना पड़े, जैसे कि मान लीजिए कहीं रास्ता बनाना है, रास्ते में मंदिर आ रहा है तो उसको तोड़ना पड़े तो तोड़ दिया जाता है, कहीं पर शिफ्ट करना है शिफ्ट कर दिया जाता है। सरकार किसी धर्म को फॉलो नहीं करती है या फिर सपोर्ट नहीं करती है लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां पर ऐसा नहीं किया गया। यहां पर किया गया कि जो सरकार है वो बुद्धिज्म को सपोर्ट भी करेगी, उसको फॉलो भी करेगी और उसको बढ़ावा देने में भी हेल्प करेगी। तो इसके लिए यहां पर आपको ऐसा किया गया। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे जो यहां पर जो दूसरे धर्म के लोग थे, जो ईसाई थे या फिर जो हिंदू थे या फिर जो मुस्लिम थे, उनको एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया। उनकी भावनाओं को, उनका जो एक तरीके से धर्म था उसको काफी इग्नोर किया गया। इसके साथ ही आगे चलकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज किसके द्वारा बनाई जाती थी? सिंहली भाषा के भाषी लोगों द्वारा बनाई जाती थी। अब इससे क्या हुआ कि ये जब चुनाव लड़ने जाते थे तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंहली भाषी लोगों की बात करते थे कि आपको नौकरी देंगे, आपको हम अच्छा खाना देंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, वो देंगे। लेकिन यहां पर ये सभी पार्टी जो थी, जो कि सिंहली भाषी लोगों के लिए थी, ये तमिल्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको, उसके ऊपर कोई बात नहीं करती थी, उसको चुनाव में नहीं उठाती थी, कहीं भी डिस्कशन नहीं करती थी। इसके साथ ही जो तमिल लोगों के डिमांड्स थे, जो तमिल लोगों के मांग थे, उनको भी इग्नोर करती थी कि तमिल लोग क्या मांग रहे, कोई मतलब है, जाओ जो करना है करो, हमको तुमसे मतलब नहीं है, इस तरीके से। अब क्या डिमांड्स थे उसको हम यहां पर देखने वाले हैं, लेकिन यहां कुछ चीजें देख लेते हैं। अब देखिए, जो तमिल लोग थे उन्होंने देखा कि यार हम लोग के साथ तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम लोगों को बिल्कुल भी एकदम वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, हम लोग का कोई बात नहीं सुन रहा है, किसी के पास जा रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, पार्टी के पास जा रहे हैं, कोई हम लोग को वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है, ये जो सिंहली भाषा वाले जो लोग हैं, उनकी जो पार्टीज हैं उनको छोड़ते हैं, हम लोग अपना पार्टी बनाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू किए। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने से पहले, ये तो काफी आगे का बात हो गया, उससे पहले क्या हुआ कि जो तमिल थे ये चाहते थे कि हमारे बात को सुना जाए, ये कहीं पर प्रोटेस्ट करने लगे, कहीं कुछ करने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो लोग थे, यानी जो तमिल लोग थे और जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, इनके बीच में काफी ज्यादा टेंशन हो गया, काफी ज्यादा एक तरीके से झगड़ा होने लगा और इनके बीच में काफी कंफ्लिक्ट हो गए। और फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी सभी लोग बनाने लगे, यानी जो तमिल लोग थे इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर दिया ताकि अपने डिमांड को वो पूरा कर सके, या फिर जाकर चुनाव लड़के सरकार के में शामिल होके, या फिर सरकार के सामने विपक्ष में जाकर अपनी बातों को रख सके। इसके बाद देखिए, अब देखते हैं कि तमिल लोगों के क्या डिमांड्स थे। अब देखिए, तमिल लोगों के डिमांड्स बहुत ही सिंपल थे, कोई बहुत ज्यादा हेवी डिमांड नहीं था कि हम लोग को भाई 1 करोड़ रुपया दे दो या फिर कुछ ऐसा डिमांड नहीं था। सिंपल डिमांड था कि देखिए, जिस तरीके से आपने सिंहली भाषा को आपने ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया है, उसी तरीके से आप तमिल भाषा को भी ऑफिशियल स्टेटस दे दीजिए। आप हमको रीजनल ऑटोनॉमी दीजिए। रीजनल ऑटोनॉमी कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में क्या केंद्र सरकार अकेले शासन करती है या फिर क्या अकेले वो सरकार चलाती है? नहीं, बल्कि केंद्र सरकार अपना ऊपर का टॉपिक देखती है। लेकिन आप अगर रहते हैं यूपी में या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर बिहार में रहते हैं, तो आपके लिए एक रीजनल गवर्नमेंट है, एक
आपका स्थानीय सरकार है जो कि आपके इलाके के मुद्दे को या फिर आपके जो लोकल मुद्दे हैं उसको डील करती है। आपको बार बार केंद्र सरकार में या फिर प्रधानमंत्री से मिलने का कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपका कोई पुलिस ठीक से नहीं काम कर रहा है तो आप मुख्यमंत्री से मिलिए, आपका कोई जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो सही नहीं काम कर रहा है तो आप मुख्यमंत्री से मिलिए, यानी आप लोकल गवर्नमेंट से मिलिए। तो वही चीज की डिमांड यहां पर जो तमिल्स थे वो कर रहे थे कि देखिए यहां पर ये जो रीजन है ना हमारा, इस रीजन में आप हमको अपना राज्य बना दीजिए, हम यहां पर क्या करेंगे, अपना शासन चलाएंगे और यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई मतलब नहीं होगा। अब इसके साथ ही ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में सिंहली भाषी लोगों को प्रेफरेंस मिलता है वो प्रेफरेंस नहीं दिया जाए, बल्कि सभी लोगों को इक्वालिटी दिया जाए। यानी कि अगर कोई तमिल भाषी जाता है नौकरी के लिए तो वहां पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, ऐसा डिमांड था इनका। अब इसके बाद ये सब चीज तो डिमांड मांगते 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 ये लोग थक गए कि यार कुछ होने वाला है नहीं, इन लोग सुन नहीं रहा है, इन लोग एकदम इग्नोर कर रहा है हम लोग को। तो क्या हुआ है कि जब 1980 के आसपास का समय आया तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने जिन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इस तरीके की बात से मानेंगे नहीं। यानी जो हमने एक तरीके का रीजनल गवर्नमेंट की मांग की या फिर हमारे जो ये डिमांड थी, ये डिमांड पूरा करने को सरकार को कहा, कुछ हम लोग का नहीं सुना जा रहा है, यानी हम लोग के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, यानी हम लोग देश से ही अलग हो जाएंगे, हम लोग अपना देश बनाएंगे, अपना तमिल इलम बनाएंगे। तमिल इलम बोले तो तमिल गवर्नमेंट, तमिल सरकार। और ये कहां पर बनेगा, नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में, जो ऊपर का इलाका मैंने दिखाया था वहां पर। तो यहां पर इससे क्या हुआ, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन गए जो कि देश को ही तोड़ना चाहते थे, देश से अलग होना चाहते थे। तो भाई उन लोग का रीजन था कि उन लोग को ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि उन लोगों ने डिसीजन लिया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि सिविल वार हो गया। सिविल वार यानी कि एक तरफ सरकार है, एक तरफ देश की आर्मी है और दूसरे तरफ ये लोग हैं जो कि अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। ये लोग आपस में देश में ही लड़ने लगे। अब इसके बाद देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, जब सिविल वार हो गया तो देश में भाई लड़ाई चल रही है, तो देश में जो आम लोग रहते हैं वो लोग भी मारे गए, हजारों की संख्या में मारे गए। बहुत सारे लोग जो थे वो रिफ्यूजी बन गए, उनके घर बर्बाद हो गए, घर टूट गए, या फिर जो उनकी रोजी रोटी थी वो चला गया। यानी पूरी तरीके से देश का जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई। ये हो गया श्रीलंका की स्थिति कि श्रीलंका ने किस तरीके से मैनेज किया था अपने यहां डाइवर्सिटी को। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो अब हम देखते हैं बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम ने कैसे मैनेज किया अपने देश में जो डाइवर्सिटी थी उसको। अब देखिए बेल्जियम ने अपने देश में डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए पहला तो वहां पर हमने क्या देखा था, श्रीलंका में वो लोग रीजनल गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे। यहां पर बेल्जियम में उसकी व्यवस्था कर दी है कि ठीक है चलिए आपको रीजनल गवर्नमेंट चाहिए, आप लोग खुश रहिए। और भी तरीके के गवर्नमेंट बनाए गए थे, उन सभी को देख लेते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट थे। अब देखिए पहला बेल्जियम का सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, यानी कि जो देश के लेवल पर मुद्दे देखता है, जैसे कि भारत में जो केंद्र सरकार है वो हो गया। इसके बाद आ गया रीजनल गवर्नमेंट, जैसे फ्लेमिश रीजन के लिए अलग सरकार, वेलोनिया रीजन के लिए अलग सरकार, ये हो गया रीजनल लेवल के लिए रीजनल गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए है कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहां पर हमने देखा कि अलग अलग कम्युनिटी रह रहे हैं, डच रह रहे हैं, फ्रेंच रह रहे हैं, जर्मन रह रहे हैं। तो इन सभी को कह दिया गया कि चलिए आप लोग अपना अपना एक सरकार बना लीजिए। यानी डच लोग का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच लोगों का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन लोगों का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इनका फंक्शन क्या है उसको हम नीचे देखेंगे। अब देखिए यहां पर इसके बाद ब्रसेल्स जो था, यानी जो राजधानी थी, वहां के लिए एक अलग सरकार बना दिया गया कि देखिए इस रीजन में अगर कोई मैटर है, कोई टॉपिक है तो उसको यहां पर ब्रसेल्स की सरकार देखेगी। तो इस तरीके से 4 लेवल की या फिर 4 तरीके के सरकार बनाए गए, लेवल हम नहीं कह सकते हैं, 4 तरीके की सरकार बनाए गए। अब यहां पर यह चीज तो हमने देख लिया था, ऊपर ही हमने देखा था कि 59% डच भाषी लोग हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% फ्रेंच हैं जो कि वेलोनिया में रहते हैं, 1% जर्मन है जो कि इस रीजन में रहते हैं। अब इसके बाद देखिए कैपिटल में क्या है, 80% फ्रेंच है, 20% डच है। तो ये मैप तो आपने ऊपर ही समझ लिया कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, कहां रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लेते हैं कि कुछ हाईलाइट जो कि बेल्जियन पॉलिटिकल सिस्टम में था जिसकी वजह से वो काफी सक्सेसफुल हुआ, या फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर
हमने क्या देखा कि देखिए ऊपर 4 तरीके के सरकार बनाए गए। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि ऊपर के टॉपिक देखेगी, जैसे दूसरे देश के साथ क्या डील करना है, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस तरीके से। रीजनल गवर्नमेंट बनाया गया, रीजनल जो कि रीजन के लिए देखेगी। अब इसके बाद क्या किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे, डच मिनिस्टर्स और फ्रेंच मिनिस्टर की संख्या होगी। यानी कि जो डच कम्युनिटी है, डच भाषी लोग हैं, और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, उन लोगों की बराबर मंत्रियों की संख्या होगी। अगर देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 मिनिस्टर हैं, 20 मंत्री हैं, तो उसमें से 10 कौन होंगे? 10 फ्रेंच भाषी होंगे और 10 कौन होंगे? वो डच भाषी होंगे। ऐसा व्यवस्था किया गया कि किसी को यह नहीं लगे कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। इसके बाद चलिए आगे क्या किया गया। इसके बाद किया गया कि कुछ स्पेशल लॉज बनाने, कुछ स्पेशल कानून बनाने हैं, जिससे लगता है कि भाई देश के अलग अलग कम्युनिटी को कुछ बुरा फील हो सकता है या फिर उनके साथ कुछ बदलाव या भेदभाव का फीलिंग आ सकता है। तो वहां पर उस तरीके के कानून को बनाने के लिए आपको दोनों सभी कम्युनिटीज से, यहां पर बोथ मैंने लिख दिया, यहां पर और भी जो जर्मन है उनसे भी इंक्लूड होगा। देखिए सभी कम्युनिटीज से जो है उनको मेजोरिटी से पास करना होगा, यानी जो जर्मन से उनसे भी इंक्लूड होगा। आपको मेजोरिटी से पास करना होगा कुछ स्पेशल कानून बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए देश में बनाया जाता है कि भाई जो धर्म है उससे रिलेटेड हम कानून बनाएंगे ना, कि कल से कोई मंदिर में जाकर पूजा नहीं करेगा, कल से कोई मस्जिद में जाकर पूजा नहीं करेगा, आप भाषा को यहां नहीं बोल सकते हैं, भाषा यहां वहां नहीं बोल सकते हैं, आपको जो पेपर एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा। इस तरीके से कानून, जो स्पेशल कानून है जिससे किसी को प्रभाव हो सकता है। इसके साथ ही जो रीजनल गवर्नमेंट थे उनको एक तरीके से काफी पावर दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से छीनकर। ये देखिए शुरू में भी ऐसा नहीं था कि शुरू से सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। लेकिन रीजनल गवर्नमेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें पावर नहीं दिया गया था। तो आगे चलकर एक तरीके का अमेंडमेंट किया गया और रीजनल गवर्नमेंट को यह पावर दे दिया गया कि वो अपने स्तर पर काम कर सकते, जैसे भारत में होता है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्लियरली बताया गया है कि देखिए जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अंदर में काम नहीं करती है, राज्य सरकार अपने लेवल पर काम करती है, वो स्वतंत्र है, जो भी डिसीजन वो लेना चाहे। तो वैसा ही वहां पर किया गया और इसकी वजह से जो रीजनल गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग काम करती थी। इसके साथ ही दोनों सरकारों या फिर जो ब्रसेल्स की सरकार है सभी के लिए यह क्लियरली डिफाइन किया गया कि उनको टैक्सेस कहां से मिलेंगे, उनको पैसे कहां से मिलेंगे और किस तरीके से वो खर्च कर सकते हैं। यानी कि पैसे मेनली आएंगे कहां से, खर्च करने के लिए तो भाई सरकार डिसाइड ही करती है। इसके बाद देखिए यहां पर बताया गया कि जो ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स में भी सेपरेट गवर्नमेंट का प्रावधान किया गया, जो कि ऊपर मैंने बताया गया, और जहां पर कि दोनों कम्युनिटीज को इक्वली रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि फ्रेंच और डच दोनों कम्युनिटीज बराबर की संख्या में वहां पर रिप्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर 100 अगर मेंबर्स हैं तो उसमें से 50 डच होंगे और 50 फ्रेंच होंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई। अब इसके साथ ही अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसकी बात हमने ऊपर की थी। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था ये हर एक एथनिक ग्रुप के लिए अलग अलग था। जैसे डच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, फ्रेंच के लिए अलग होगा, जर्मन लोगों के लिए अलग होगा। और ये देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया था कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने अपने भाषा बोलने वाले लोगों के लिए यह डिसाइड कर सकती है कि वो अपने कल्चर या फिर एजुकेशन या फिर लैंग्वेज को किस तरीके से डील करना चाहते हैं। यानी डच भाषी जो बच्चे हैं उनको क्या एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए, उनको उनका कल्चर को बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए, उनको क्या सिखाना चाहिए, और इसके साथ ही लैंग्वेज को लेकर जो भी कानून बनाने हैं वो उनका कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आकर ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कि चलो जी कल से जो डच भाषी लोग हैं वो लोग डच नहीं बोलेंगे, वो लोग कल से फ्रेंच बोलेंगे। ऐसा वो लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पावर किसको दिया गया है? कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया गया है। इसके बाद देखिए आगे चलकर ये इसी में से इंक्लूडेड है कि 4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए 1970 और 1993 के बीच में, ताकि लोगों को यह फील ना हो कि उनको उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है या फिर उनको कोई खतरा है या फिर सरकार उनके ऊपर कुछ कर सकती है, ऐसा ना हो। उसमें सभी चीजें की गई। जैसे जैसे कहीं पर प्रॉब्लम आया वहां पर चीजों को सुधारा गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, लोगों को सिर्फ यह विश्वास दिलाने के लिए कि लोगों को कोई भेदभाव वाला फीलिंग ना हो। क्योंकि अगर आप देखिए
पूरा से ही शुरू से ही ये जो सिस्टम बनाया गया था वो ऐसा बनाया गया था कि कहीं कोई भेदभाव था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को इतना पावर दिया गया कि लोग अपने आप में संतुष्ट फील करें और वो सरकार के खिलाफ या सरकार उनके खिलाफ कुछ ऐसा काम न कर पाए कि उनका कुछ चला जाए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए अभी सरकार चल रहा है, अभी सब लोग अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कल को कोई आ सकता है, बोल सकता है कि नहीं मेरा धर्म या फिर मेरा जो भाषा है वो सबसे अच्छा है, सभी लोग कल से बोलेंगे क्या, मेरा भाषा बोलेंगे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को इंक्लूड कर दी जाती है कि कोई वैसा व्यक्ति पावर में आता भी है तो वो चीजों को चेंज ना करने पाए या फिर चेंज या फिर बदलाव लाने की कोशिश ना कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, व्हाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, यानी कि जो पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी है, ये इतनी जरूरी क्यों है, उसको होना क्यों जरूरी है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब देखिए यहां पर आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में देखिए कितने कम्युनिटी रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई आपका ठाकुर है या फिर कोई चमार है, इस तरीके बहुत सारे कम्युनिटीज हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई आपका उर्दू बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मणिपुरी बोलता है, या फिर अगर आप कल्चर को देखें तो कल्चर में भी एक राज्य में ही आपको एक भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में ही बहुत डाइवर्सिटी मिल जाएगी। तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ पावर शेयर नहीं करते हैं, उसके भाषा का, उसके धर्म का, उसके जात का या फिर उसके विश्वासों का सम्मान आप नहीं कीजिएगा, तो कैसे आप सोचिएगा कि वो आपके साथ दोस्ती करके रखे, या फिर वो देश में सभी लोगों को अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दीजिएगा तो वो देश के साथ कैसे खड़ा हो सकता है, वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा, उन लोगों ने शुरू में क्या किया, डिमांड उठाया कि सर मेरे मांगों को पूरा कर दीजिए, हम जो चाहते हैं हमको दे दीजिए, लेकिन उनको नहीं मिला तो अंत में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम अपना देश से ही अलग होकर अपना देश बनाएंगे। तो वैसी स्थिति ना हो, या फिर देश के अंदर गृह युद्ध ना हो, लोगों के बीच में झगड़े ना हो, लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट ना हो, कोई भी कम्युनिटी को यह फील ना हो कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस वजह से पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वो एक तरीके से आइडिया डेमोक्रेसी के ऊपर है कि देखिए जो डेमोक्रेसी का आइडिया हम लेकर चलते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता के हाथ में पावर रहे, पब्लिक के हाथ में पावर रहे कि वो जिसको चाहे सरकार में बना दे, जिसको चाहे सरकार से उतार दे, यानी कि सभी लोगों को हम बराबर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे देश में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर चला जाता है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कितना भी एजुकेशन हो, कुछ भी हो, वो वोट दे सकता है और सरकार को बना या फिर गिरा सकता है। यानी कि डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब ही होता है कि लोगों के बीच में पावर शेयर करना, सभी लोगों को बराबर इक्वल ट्रीटमेंट देना, यानी कि जिन लोगों के ऊपर शासन होना है उन लोगों को पावर देना। अब उसमें आप अगर सोचिए कि आप अपने देश में डेमोक्रेसी लागू करके रखा हुआ है, लेकिन आप वहां पर पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिटी के भाषा को आप क्या कर रहे हैं, उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसकी मांगों को खारिज कर रहे हैं या फिर उसके डिमांड को खारिज कर रहे हैं, आप उसको बराबर का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप सही मायने में डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर फेल हो गए। तो इसलिए जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही जरूरी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी जो पावर शेयरिंग की हमने बात की, सत्ता की साझेदारी की बात की कि जो राजनीतिक ताकत है, पॉलिटिकल पावर है, उसमें एक तरीके से क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, सभी लोगों को पावर मिलना चाहिए। तो वो किस तरीके से दिया जा सकता है, या फिर पावर शेयरिंग, या फिर एक तरीके से पावर को एक जगह रखने के बजाय कई जगहों पे हम रख सकते हैं, जिससे कि पावर जो है वो एक जगह पे नहीं बहुत सारे लोगों के बीच में बंट जाए और कोई एक व्यक्ति इतना पावरफुल ना हो कि वो किसी तरीके से पूरा सिस्टम पर प्रभाव डाल सके। अब यहां पर देखिए कई सारे पावर शेयरिंग के फॉर्म हैं, सभी चार यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें होता है कि जो सरकार की ताकत है उसको एक लेवल के जो अलग अलग ऑर्गन है सरकार के, उसमें बांट दिया जाता है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या है, सरकार के अंग हैं।
यानी कि जो पूरा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब आप जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखते हो उसकी बात नहीं होती है, पूरा जो भारत सरकार का जो तंत्र है जिसमें पूरा सिस्टम काम करता है, उसमें लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है और जुडिशरी आता है। जुडिशरी यानी कि आपका जो जो जज कोर्ट वगैरह सिस्टम पूरा आ गया, वो आ गए। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो आपके आईएएस आईपीएस ये सभी जो ब्यूरोक्रेसी पूरा आता है वो आ गए। लेजिस्लेचर में आपके जो सांसद या फिर विधायक होते हैं जो कि एक तरीके से कानून बनाने का काम करते हैं, ये आ गए। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक लेवल पर हैं, ये तीनों एक लेवल पर हैं, यानी कि किसी एक के पास इतना पावर नहीं है कि दूसरे को दबा सके। इसका मेन मतलब, मेन मकसद या फिर मतलब ही यही है कि पावर को इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए कि जो एक पूरा सिस्टम है, जैसे लेजिस्लेचर, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, बोल देता है कि कल से जुडिशरी खत्म, जुडिशरी को कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम जो बोलेंगे वही होगा। ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जितना पावर लेजिस्लेचर के पास है या फिर जितना पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, उतना ही पावर जुडिशरी के पास है, उतना ही पावर लेजिस्लेचर के पास है। इस तरीके से डिवीजन किया गया है पावर का। तो ये देखिए यहां पर ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि यही तीनों तंत्र होंगे, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है या फिर इनमें से कोई एक नहीं भी हो सकता है। ये एक तरीके से एग्जाम्पल यहां पर बताया गया है। अब देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? ये होता है इसमें कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी जो केंद्र सरकार और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अलग अलग लेवल पर सरकार, जैसे इंडिया में आप देखिए, इंडिया में क्या है? केंद्र सरकार है जो पूरे देश के मैटर को देखती है, अर्थव्यवस्था वही देखती है, जो डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड टॉपिक है वही देखती है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरे देश के साथ क्या संबंध बनाना है नहीं बनाना है, वो केंद्र सरकार देखती है। क्या आपके आपके इलाके के विधायक से पूछने जाती है वो, या फिर मुख्यमंत्री से पूछने जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस देश के साथ हमें क्या नीति अपनाना है? नहीं, कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वहां पर हमने पावर को डिवाइड कर दिया कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, वो इन 4 टॉपिक को देखेगी। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुलिस को देखेगी, या फिर आपके आसपास जो टैक्स वगैरह या फिर रोड बनाने का काम है वो कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। उसके बाद लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट है, आपके शहर में आपके नगर पालिका नगर निगम होगा जो कि आपके इलाके की साफ सफाई वगैरह चीजों को देखती होगी। गांव में पंचायत होते हैं या फिर जिले लेवल पर जिला परिषद होता है। तो ये सभी अलग अलग स्तर पर सरकार बनाए गए हैं ताकि पावर को अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया जा सके। सबसे पहले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, 3 लेवल पर इंडिया में है। हमने ब्रसेल्स में क्या देखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट था हमारा, उसके बाद क्या था? उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट था, उसके बाद हमारा एक शहर के लिए भी गवर्नमेंट था और साथ में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी था। तो उस तरीके से अब इसके बाद यहां पर है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उन सभी को पावर देना। जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर जो ग्रुप हैं, या फिर जो रिलीजन के आधार पर हैं, या फिर अलग अलग कम्युनिटी हैं जैसे कि कास्ट होते हैं, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, ये सभी भी एक तरीके का पावर शेयरिंग का फॉर्म है। कैसे? अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आप देखते हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर जीतते हैं, तो उसमें क्या आप देखते हैं? कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इतना पावरफुल नहीं हो पाता है क्योंकि उसके खिलाफ में एक पॉलिटिकल पार्टी काफी मजबूत खड़ा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए चुनाव जीत जाता है, सरकार बना लेता है और वो कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो उसके सामने अपोज में एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है जो कि उसको विरोध करती रहेगी, उसको हमेशा देखते रहेगी कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना, ये कुछ चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है वो तुरंत हल्ला मचाने लगेगी, पूरा एकदम आंदोलन हो जाएगा। तो ये क्या है? एक तरीके का पावर शेयरिंग है। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जैसे कि अब जैसे बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है तो इसके साथ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद हो गया, या फिर तो जो भारतीय मजदूर संघ हैं, या फिर जो और भी जो संगठन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो कास्ट होते हैं उनके संगठन होते हैं। वो क्या है? एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जितने भी जो इंप्लॉई होते हैं जो कि नौकरी करते हैं, उन लोगों का संगठन होता है, वो लोग संगठन बनाकर काम करते हैं कि देखिए अगर सरकार ये कुछ गलती करती है या फिर हमारे खिलाफ कोई डिसीजन लेती है तो हम इसका विरोध करेंगे। तो ये क्या है? एक तरीके से प्रेशर ग्रुप्स हैं। इसके बाद देखिए मूवमेंट्स आ जाते हैं। मूवमेंट्स में क्या आ जाएंगे? जैसे कि जो अन्ना आंदोलन हुआ था
वो एक तरीके का मूवमेंट था। वो डायरेक्टली जाकर वहां पर सरकार में बैठकर कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने बाहर से ऐसा कुछ काम कर दिया, ऐसा मूवमेंट चला दिया कि सरकार को अपने कुछ डिसीजंस चेंज करने पड़े। तो ये जो ग्रुप्स हैं या फिर ये जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है डेमोक्रेसी में। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में काफी चीजें देखी, काफी चीजें सीखी, और यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।